हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर आज हम 30th अगस्त का एनालिसिस डिस्कस करेंगे एंड सितंबर इज़ अबाउट टू स्टार्ट। प्लीज़ स्टे रेगुलर बिकॉज अब जो डेज आने वाले हैं ये और इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम अपने एग्जाम्स के पास जा रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप यू आर फॉलोइंग अस ऑन टेलीग्राम चैनल। अगर टेलीग्राम बंद हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू कम अप विद अवर व्हाट्सएप चैनल विच इज़ ऑलरेडी देयर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आई एम एजुगिरी है। अगर आपको मैं वहाँ पर नहीं जवाब दे पा रही हूँ तो आप आई एम ब्लॉगरी पर भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आई एम क्वाइट रेगुलर, ठीक है ना। चलिए, एविएशन रेगुलेटर प्लेसेस सब स्पाइस जेट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच। वाई? क्योंकि स्पाइस जेट के पास थोड़ा वेल्थ का इशू हो रखा है, फाइनेंशियल इशूज, वेल्थ इशूज नहीं बोलेंगे, फाइनेंशियल इशू हो रखा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एयरलाइंस को ऐसा दिक्कत आ रहा है। India's airline safety regulator placed SpiceJet under enhanced surveillance on a day when the cash-strapped airline's passengers were once again barred from checking in. Checking in क्यों हुआ? क्योंकि डिपोई एयरपोर्ट के पेमेंट्स नहीं क्लियर हुए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे India's aviation safety regulator placed SpiceJet under enhanced security, ठीक है, enhanced security due to non-payment, ठीक है ना। इंडियाज एविएशन सेफ्टी अंडर इनहांस सिक्योरिटी, क्योंकि नॉन पेमेंट की वजह से अंडर स्ट्रिक्ट वॉच की नॉन पेमेंट एट सर्टेन प्लेसेस। ये लिख लो, हमें ज़रूरी नहीं कि हमें बताओ कि दुबई एयरपोर्ट पे ये हुआ है, ठीक है ना। और हमें पता होना चाहिए इंडिया का एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर कौन है। डीजीसीए। डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है ना। पाकिस्तान इनवाइट्स पीएम मोदी टू एससीओ मीट इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान हैज इनवाइटेड पीएम मोदी टू एससीओ मीट। अब यहाँ पे सबसे पहले सॉरी फॉर द वर्ब, इस एससीओ समिट जो है वो कहाँ पर हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है, ठीक है ना। अब एससीओ जो है वो क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिया को पहले भी बुलाया गया था, अभी थोड़े दिन पहले, और वहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे, पीएम नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब तुम कहोगे क्यों नहीं इंटरेस्टेड है? बिकॉज अटैक्स हो रहे हैं, JNK के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है एंड उसके पीछे पाकिस्तान इज वन मेजर रीजन, द ओनली रीजन। तो इसलिए इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम, ठीक है ना। तो पाकिस्तान रोटेशनल हेड बना हुआ है। पाकिस्तान होल्ड्स द रोटेटिंग chairmanship of SCO Council of Heads of Government, and in this capacity it will be hosting in October the summit, ठीक है। सम कंट्रीज हैव कंफर्म पार्टिसिपेशन। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि क्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो हमें क्या बताना चाहिए? एससीओ की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। इस्लामाबाद में एससीओ होने वाली है और पाकिस्तान जो है वो चेयरमैन है ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद असम असेंबली पासिस बिल टू मेक मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन अ मस्ट। मुस्लिम्स को मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट कर दी है। पहले इट वाज नॉट। द असम असेंबली पास्ड अ बिल टू मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस विद द गवर्नमेंट कंपल्सरी। तो यहाँ पे लिखेंगे असम असेंबली पास्ड अ बिल टू मेक registration of marriage compulsory, लिखेंगे to make registration of Muslim marriage
marriages and divorces. Register Muslim marriages and divorces with the government कंपल्सरी, ठीक है ना। तो ये कंपल्सरी कर दिया उन्होंने कि आपको मैरिज, मुस्लिम्स को मैरिज रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, डाइवोर्स रजिस्टर करवाना पड़ेगा असम में, ये कंपल्सरी हो गया। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% वाला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट ने ऐसा बिल पास किया है। असम ने किया है, ठीक है ना। तो असम हैज कम अप विद विच बिल? मुस्लिम असम, लिखेंगे असम कंपल्सरी, असम कंपल्सरी registration of Muslim marriages and divorces bill 2024, ठीक है ना। इट विल रिप्लेस व्हाट? रिप्लेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये क्वेश्चन आता है ऐसे कि कौन से बिल को रिप्लेस किया? रिप्लेस द ब्रिटिश एरा, ब्रिटिशर्स के टाइम का ब्रिटिश एरा असम मुस्लिम मैरिजेस एंड असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, ठीक है ना। टर्मिंग द बिल हिस्टोरिक, चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा सेड द गवर्नमेंट एम टू डू अवे विद द काजी सिस्टम, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट एम क्या है? एम टू डू अवे द काजी सिस्टम। द काजी सिस्टम मतलब एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है मैरिज का, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, ठीक है ना। तो चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं होगा इसके अंदर। वी हैव नीदर टच द पर्सनल लॉ नॉर इंटरफेयर्ड विद इस्लामिक मैरिज रिचुअल्स। द एक्ट ब्रिंग्स द सब रजिस्ट्रार इनटू पिक्चर इंस्टेड ऑफ काजीज रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ काजी रजिस्ट्रेशन जो है, सब रजिस्ट्रार जो है वो करेंगे, राइट। हु इज गोइंग टू रजिस्टर? सब रजिस्ट्रार इज गोइंग टू रजिस्टर द मैरिज, ओके। उसके बाद व्हाट इज द लीगल एज फॉर गर्ल्स टू मैरी एंड बॉयज टू मैरी? फॉर गर्ल्स इट इज 18 years एंड फॉर बॉयज इट इज 21 years. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द एज ऑफ मैरिज हैज बीन इंक्रीज टू 21 years? कैन यू इन द कॉमेंट? अभी हुआ है ये। ऑन August 2022 मोहन हैड सेड इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस दैट द Assam Muslim marriages and divorces registration was adopted by British India government in erstwhile Assam province for Muslim religious and social arrangement. He said the 1975 Act made the registration of Muslim marriages and divorces informal, not mandatory. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो प्रीवियस एक्ट था उसमें क्या प्रॉब्लम थी? प्रीवियस एक्ट मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ Muslim marriages and divorces informal, नॉट मैंडेटरी। तो इस वाले एक्ट में, जो पुराना वाला एक्ट था, वहां पर रजिस्ट्रेशन इनफॉर्मल थी, मतलब मैंडेटरी नहीं थी, तभी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिटिगेशन भी होती थी। एंड हार्डली एनी मॉनिटरिंग मेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट एक्ट थ्रू आउट द स्टेट विच अट्रैक्ट एंड इन्वाइट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ लिटिगेशन। रजिस्ट्रेटिंग मैरिज ऑफ एन इंटेंडेड पर्सन बिलो 21 years एंड 18 years, ठीक है। तो मतलब ये होता था कि बहुत ज़्यादा लिटिगेशन हो रही थी इसके अराउंड, बहुत गलत चीज़ें हो रही थी, तभी ये लोग ये एक्ट लेकर आए हैं। असम में क्या लेकर आए हैं? मैंडेटरी कर दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज और डाइवोर्स को रजिस्टर करना मैंडेटरी कर दिया, ओके। उसके बाद आर्टिफिशियल रेन। अब यहाँ पर ये ऐसे राइटिंग में यूज हो सकता है कि पॉल्यूशन से कैसे डील कर सकते हैं। पॉल्यूशन के अंदर वो कह रहे हैं हम आर्टिफिशियल रेन करेंगे, पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया दिल्ली में, तो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लेके आएंगे, बैन ऑन पॉल्यूशन व्हीकल्स इन एयर पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स, अवेयरनेस कैंपेन्स लेकर आएंगे। दिल्ली के अंदर विंटर्स में क्यों बढ़ जाता है पॉल्यूशन? क्योंकि पंजाब, हरियाणा एंड यूपी के अंदर, मोस्टली पंजाब सबसे ज्यादा मेजर स्टेट मानी गई है जहाँ पे स्टबल बर्निंग होता है, क्रॉप का जो बचा हुआ होता है उसको बर्न कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अब इसके अंदर अगर आप ऐसे में सॉल्यूशन देना चाहते हो तो इसके अंदर सॉल्यूशन ये मिलेगा कि गवर्नमेंट को फार्मर्स के साथ बैठकर डिस्कस
डिस्कस करना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट, आप क्यों बर्न कर रहे हो, राइट, वट एवर थिंग इज रिक्वायर्ड, देयर इज अ मशीन, देयर आर स्पेस, जिसकी वजह से नहीं वो करेंगे स्टबल बर्निंग, तो वो आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा एंड यू हैव टू स्टॉप बिकॉज पॉल्यूशन इज नॉट गुड फॉर एनी वन, नॉट नीदर द फार्मर्स, नॉट द पीपल हु आर लिविंग इन द सिटी, नॉट द पीपल हु आर लिविंग इन द विलेजेस, राइट। उसके बाद पीएम टू विजिट महाराष्ट्र टुडे टू पार्टिसिपेट इन फिनटेक फेस्ट। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है वो महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक है ना। पीएम टू विजिट मुंबई टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, दैट इज GFF। तो GFF के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं and will also lay the foundation stone of वाधवा होते हैं ना, वाधवा एक कास्ट होती है, तो वाधवा के पीछे एन, तो वाधवन पोर्ट, ठीक है ना। जियो कन्वेंशन सेंटर में भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वाधवन पोर्ट क्या है, प्रोजेक्ट इन पालघर, ये कहाँ पर है, पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पालघर डिस्ट्रिक्ट। और एम क्या है इसका, एम क्या है, एम्स टू बूस्ट कंट्रीज ट्रेड एंड प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स, इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को यहाँ पर कनेक्टिविटी मिलेगी। ये पालघर एरिया में है वाधवा पोर्ट, इसका इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट भी अटेंड करेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है वो मुंबई में होगा, राइट। उसके बाद इन अ हिस्टोरिकल and widely publicized meeting, Prime Minister Narendra Modi met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kyiv, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेपिटेशन है, हमें पता है कि कीव कहाँ पे है, कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको मिलकर आए हैं। अब यहाँ पर अगेन वही बात कर रहे हैं कि पीस की बात हो रही है, पीस इनिशिएटिव ले रहा है इंडिया, ऐसा लग रहा है, ओपनली बता नहीं रहा है। रशिया के साथ भी बात करी है इंडिया ने, अभी रशिया विजिट करके आए थे, फिर यूक्रेन विजिट कर रहे हैं, यही सब कुछ यहाँ पे बात करी है उन्होंने। उसके बाद बात करें सिंस द ऑनसेट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, तो हमें याद रखना है रशिया यूक्रेन वॉर कब स्टार्ट हुई थी, 2022 में वॉर स्टार्ट हुई थी, राइट। इंडिया हैज अवॉइडेड टेकिंग साइड्स विच द आयर ऑफ द वेस्टर्न स्टेट्स विच हैव वांटेड इंडिया टू कंडेम द रशियन रोल। अब यहाँ पे इंडिया ने कभी भी रशिया को कंडेम ऐसे नहीं किया, इंडिया ने कहा कि हाँ पीस की बात होनी चाहिए, दोनों पार्टीज को एक टेबल पे लेकर आओ और बात करो, दैट इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। तो रशिया यूक्रेन वॉर started in Feb 2022. Now this is important कि Feb 2022 से start हो रखी है, ठीक है। उसके बाद hinted at the possibility of India's interest in playing mediating role in the conflict if approach, however they emphasized that New Delhi would not take the initiative on its own. उन्होंने बोला है कि अगर हमें लोग अप्रोच करेंगे तो हम करवा देंगे मीडिएशन, नहीं तो नहीं करवाएंगे। Now this point is very important, बाकी सारा हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। Bench of Supreme Court found itself reaching once again for idioms over a matter involving misleading advertisements of Ayurveda, Siddha, Unani products। तो जितने भी आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर क्या किया, मिनिस्ट्री ने बोला, मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि अगर कोई भी गलत एडवर्टीजमेंट दे रहा है आयुर्वेदा से रिलेटेड तो ठीक है एक्शन नहीं लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या चल रहा है, ये क्या है, ये नहीं अलाउड होगा। तो यहाँ पर रूल 170 जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स जो पेनलाइज करता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए, उसको साइडलाइन करने की कोशिश करेगी आयुष मिनिस्ट्री ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैच कर लिया, ये भी हम नोट कर चुके हैं। उसके बाद बायोटेक इनिग्मा, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, जब आप बायोलॉजी को यूज करते हैं, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, मेथड्स एंड ऑर्गेनिज्म इंटेंडेड टू प्रूव ह्यूमन हेल्थ, सोसाइटी। तो आप बायोलॉजी को यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर अर्लियर दिस वीक द कैबिनेट क्लियर्ड अ प्रपोजल थ्रू विच दो विदाउट स्पेसिफाइंग अ बजट कॉल्ड बायो E3 और बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक वी हैव नोटेड इट डाउन, बट स्टिल अगर इसमें कुछ हमारा रह गया हुआ तो मैं फॉर सेफ साइड आप अपने नोट्स खोल लो, एंड इफ देयर इज एन एड ऑन थिंग
वो ऐड कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट मैंने नहीं ऐड किया तो वो ऐड कर लो, और अगर लग रहा है कि रेपिटेशन है तो इसको बैठकर याद करेंगे। तो बी से इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ई थ्री ईज है इसमें, और वो 3 ईज किसके लिए हैं? दे आर फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इज फॉर इन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी को ऐसा यूज करेंगे जो इकोनॉमी में मदद करे, इन्वायरमेंट को ठीक करने में हेल्प करे, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ठीक है ना। बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, अब किसके लिए लेकर आ रहे हैं? बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे बूस्ट करें? बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंस 1986 इंडिया हैज हैड अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर जो ये बता रहे हैं ये हमने नहीं पढ़ा था। 1986 से इंडिया हैज हैड अ डेडिकेटेड ठीक है ना। अब यहाँ पे इंडिया हैज हैड अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ये नहीं लिखने की जरूरत। 1986 से ये डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। For instance, the progress in vaccine development, diagnostics, biological boosted India's reputation as vaccine factory। तो आज भी वर्ल्ड के अंदर हम वो कंट्री है जिसके अंदर जो बहुत बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन कर सकते हैं, और ये हमारे आईटी रेवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो हुआ है उसकी वजह से, राइट। However, despite the know-how and human resource capital, only a few Indian biotechs have global resonance, as there are local manufacturers who can supply Indian laboratories with the ingredient devices, the reliance on imports। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लोगों को अब ये भी एक प्रॉब्लम है, सस्ते में बेचना पड़ता है, ठीक है। आप ज्यादा प्राइसेस हाई नहीं कर सकते हो मेडिसिन की। तो ये एडिटर बोल रहा था कि भैया ये दिक्कत आ जाती है, राइट। हाँ ठीक है, ये नहीं देखना, आगे चलेंगे। अब इसके बाद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद इट्स ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड ऑन टाइम टू पार्लियामेंट एंड स्टेट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज मोस्ट क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करवाता है? ईसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही बेसिक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या रहता है? इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। क्या करवाता है? कंडक्ट्स इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। क्या करता है? इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। कहाँ के लिए? इट कंडक्ट्स इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करवाता है? कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और बहुत अच्छे इलेक्शन करवा रहा है, फ्री एंड फेयर, कोई चीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। 34 स्टेट इलेक्शन कमीशंस दैट नीड सीरियस अटेंशन। अब वो कह रहे हैं कि 34 स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, दे नीड सीरियस अटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट 34, अब ये 34 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 34 स्टेट इलेक्शन commissions they need serious attention, ठीक है ना। मतलब ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब एससीज जो हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशंस जो हैं वो कब आए? ठीक है ना, एससीज जो हैं वर ब्रॉट, एसईसीज brought into existence by articles 234K and 243ZA of Constitution by 23rd and 24th Amendment in 1993,
which vested them with superintendence, direction and control for the preparation of electoral rolls. अब powers क्या दी, ठीक है ना, vested them मतलब powers क्या उनकी, with superintendence की देखोगे कि भैया सब कुछ कैसे कैसे क्या चल रहा है, superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls. इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है कि किस किस को वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, कोई एरिया में नया आया है, कोई पुराना चला गया, उसका नाम काट देंगे तो वो बनाना है. एंड कंडक्ट इलेक्शंस टू पंचायत्स एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो करवाते हैं इलेक्शन, जो लोकल लेवल पर होते हैं वो कौन करवाते हैं, SECs, ठीक है ना. डिसएम्पावर्ड हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बनती नहीं है, ठीक है ना. जेना ग्रास एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया शोज दैट ओनली आउट ऑफ 1134 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव एम्पावर्ड SC टू व्हाट डिलिमिटेशन. डिलिमिटेशन क्या होता है, रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, देखो यार तुम देखते होगे ना, हम कहते हैं कि अच्छा ये सेक्टर और ये सेक्टर का जो NC है वो एक ही है ना. वो ऐसा क्यों होता है, वो ड्रॉ करा होता है कि हाँ इसका एक होगा, इस एरिया का एक होगा, तो वो रीड्रॉ भी होती रहती है, चेंज भी होती रहती है. तो ये पावर बहुत कम स्टेट्स ने, 34 में से 11 SCs के पास ही ये पावर है, वो ये बोल रहे हैं, राइट. तो ये है, यू नीड टू नो कि स्टेट इलेक्शन कमीशनर्स जो हैं वो इन आर्टिकल्स के अंडर बने, इन अमेंडमेंट्स के अंडर बने, एंड उनकी पावर्स क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद आगे चलेंगे, एनालाइज द जेंडर बजट ऑफ 2024-2025. Sorry for burp. Women-led development remains the core of announcements made by finance minister. वो कह रहे हैं कि women की development हो, ये main aim लग रहा है फाइनेंस मिनिस्टर का इंडिया के. दिस कमिटमेंट टू वुमेन एम्पावरमेंट वाज रिफ्लेक्टेड इन बजट एलोकेशन, ठीक है ना. वुमेन लेड डेवलपमेंट, कोर ऑफ अनाउंसमेंट्स मेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन बजट. ठीक है ना. अब यहाँ पे प्रो वुमेन प्रोग्राम्स रिपोर्टेड बाय जेंडर बजट स्टेटमेंट, द GB रीच्ड. अब यहाँ पे द GB रीड, GBS किसको बताया, जेंडर बजट स्टेटमेंट, GBS रिफ्लेक्टेड बजट एलोकेशंस. ठीक है, जेंडर बजट स्टेटमेंट इज की ये लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं, ये लिख सकते हैं. तो GB जेंडर बजट रीच्ड, मतलब जो वुमेन जेंडर बजट है, रीच्ड 1% ऑफ GDP इन 2024-2025 फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मतलब जो फंड्स अलोकेटेड, वो जो है, मतलब हम कह सकते हैं फंड्स एलोकेटेड फॉर प्रो वुमेन प्रोग्राम्स के लिए अच्छे खासे फंड्स जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं, ठीक है ना. और ये कैसे पता चलता है, GBS से. अब GBS अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज GBS? GBS इज जेंडर बजट स्टेटमेंट, कि उसमें पता चलता है कि वुमेन वाले जो प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम है, उसको कितना दिया है. तो GBS जो है, जेंडर बजट स्टेटमेंट जो है, वो पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2005-2006, consistently reported on average share of 5%. तो यहाँ पे ये पता चल रहा है, ठीक है ना. अब यहाँ पर प्रो वुमेन स्कीम स्टैंड्स एट अप्रॉक्सीमेटली 6.8%, ठीक है ना. अब यहाँ पर रिपोर्टेड एन एवरेज शेयर ऑफ 5% of total budgetary of
टोटल बजटरी एलोकेशंस, टोटल बजटरी एलोकेशंस का हमेशा 5% मिलता था, बट अभी 2024-2025 में 6.8% ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि पहली बार 1% ऑफ जीडीपी जो है वुमेन प्रोग्राम्स, प्रो वुमेन स्कीम्स हैं, उनको दिया जा रहा है। जेंडर बजट बोलते हैं। जेंडर बजट स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 2005-2006 में आया कि कौन से जेंडर को कितना पैसा मिल रहा है बजट में, और नॉर्मली 5% मिलता था टोटल बजटरी एलोकेशंस का। देखो यहाँ पर 1% ऑफ जीडीपी बोल रहे हैं, जीडीपी अलग है, ठीक है ना, टोटल बजटरी एलोकेशंस अलग है। अब 6.8% है टोटल, तो इंक्रीज आया, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। जीबीएस क्या है? जेंडर बजट स्टेटमेंट। जेंडर बजट स्टेटमेंट कि कौन से जेंडर को कितना पैसा मिला है वो देखते हैं लोग। 2005-2006 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। टेलीग्राम सीईओ फेसेस चार्जेस ऑफ अलाउइंग क्राइम ऑन मैसेजिंग ऐप। वहाँ पे कह रहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये ठीक है ना, वो एक्सचेंज कर पा रहे हैं लोग, टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है। फ्रेंच अथॉरिटीज हैंडेड प्रीलिमिनरी चार्जेस टू टेलीग्राम सीईओ पवेल दुरोव on Wednesday for allowing alleged criminal activity on his messaging app and barred him from leaving France pending further investigation. Both free speech advocates and authority in governments have spoken in Mr. Durov's defense since his weekend arrest. The case has also called attention to the challenges of policing illegal activity online and to the Russian-born. Now, this guy is Russia-born through his own unusual biography and multiple passports. This guy has multiple passports. Pavel Durov. मिस्टर डुरोव वॉज डिटेन्ड एट सैटरडे ऑन द एयरपोर्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऐप में फ्रेंच सिटीजन, अगेन मिस्टर डुरोव हु इज ऑल्सो अ फ्रेंच सिटीजन, इंक्लूड दैट हिज प्लेटफॉर्म इज बीइंग यूज्ड फॉर चाइल्ड फ्रेंड्स, इंक्लूड दैट एलिगेशंस जो हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ड्रग ट्रैफिकिंग, एंड दैट टेलीग्राम रिफ्यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन विद इन्वेस्टिगेटर्स व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ. Preliminary charges under French law mean magistrates have strong reason to believe a crime was committed, ठीक है ना, तो उनको strong reason. तो Telegram CEO faces charges of allowing crime in France. हम लिखेंगे Telegram CEO Pavel Durov handed preliminary charges by French authority, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीलिमिनरी चार्जेस का मतलब क्या होता है? व्हाट आर प्रीलिमिनरी चार्जेस? प्रीलिमिनरी अंडर फ्रेंच लॉ mean magistrates have strong reason to believe a crime was committed but allow more time for इन्वेस्टिगेशन. प्रीलिमिनरी मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव है कि भाई कुछ तो हुआ है, बट उनको ज़्यादा टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए. तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ है? प्रीलिमिनरी चार्जेस जो हैं वो हैंडेड ओवर करे गए हैं किसको? पवेल डुरोव को. अब पवेल डुरोव के बारे में अगर इंफॉर्मेशन निकाले तो क्या निकलती है? ही इज अ रशियन बॉर्न इन रशिया, ठीक है ना, ही इज बॉर्न इन रशिया. ही हैज मल्टीपल पासपोर्ट्स एंड हैज multiple passports, is a citizen of, is also का मतलब और भी देशों का सिटीजन है, is also a French citizen, फ्रांस का सिटीजन भी है, ठीक है. इसके अगेंस्ट एलिगेशंस क्या है? व्हाट आर द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम? एलिगेशंस क्या है इसके अगेंस्ट? एलिगेशंस अगेंस्ट द प्लेटफॉर्म लिखेंगे, एलिगेशंस अगेंस्ट द प्लेटफॉर्म, ठीक है ना. चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए यूज हो रहा है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ड्रग ट्रैफिकिंग, और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टेलीग्राम रिफ्यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन, टेलीग्राम रिफ्यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन
with investigators when required by law. ठीक है ना, लॉ से रिक्वायर्ड हुआ तब. तो दिस इज व्हाट टेलीग्राम सीईओ, वी आर टॉकिंग अबाउट पवेल दुरोव, हैंडेड प्रीलिमिनरी चार्जेस बाय फ्रेंच अथॉरिटी. राइट, प्रीलिमिनरी चार्जेस कि भैया करा तो है बट हमको टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए. दिस गाय इज बॉर्न इन रशिया बट हैज मल्टीपल पासपोर्ट, मतलब मल्टीपल कंट्री का सिटीजन है ये. ठीक है, एलिगेशंस क्या है इसके? प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अब्यूज हो रहा है, यूज हो रहा है, और ये इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं करता है अगर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ जाए. राइट, उसके बाद अगर टेलीग्राम हमारा चला गया, बड़े लोग हैं इसमें, ठीक है, तो फिर हम व्हाट्सएप पे आ जाएंगे. ठीक है, और आए हुए व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे व्हाट्सएप से. इजराइल हमास अग्री टू 3-day पॉज फॉर गाजा पोलियो वैक्सीन. तो गाजा के अंदर क्या हो गया? गाजा में लड़ाई चल रही है हमास इजराइल के बीच में, वहां पर पोलियो मिला है सीवेज के पानी में, तो अब उसके लिए ब्रेक ले रहे हैं कि सभी बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं. ठीक है, फिर हम दोबारा से लड़ेंगे. ठीक है, IMD warns of cyclone in Saurashtra Bay of Bengal depression. The Indian Meteorological Department has warned that a depression forming over Saurashtra is likely to become a cyclone. This will be the first since 1964 with a land-based depression in August is morphing into a cyclone. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं. ठीक है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया meteorological department IMD has warned that a depression forming over Saurashtra is likely to become a cyclone. तो सौराष्ट्र इज ए एरिया इन बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र, नॉट लाइक एक्चुअल बोलने के लिए उसको सौराष्ट्र बोल देते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का एरिया है. राइट, दिस विल बी फर्स्ट टाइम सिंस 1964 that a land-based depression in August is morphing into cyclone over the Arabian Sea. ठीक है ना, क्या बन रहा है? इट इज कन्फॉर्मिंग इनटू अ साइक्लोन इन अरेबियन सी. ये कब हो रहा है? सिंस 1964 ये हो रहा है, पहली बार हो रहा है. 1964 में हुआ था लास्ट, उसके बाद अब हो रहा है. राइट, उसके बाद आगे चलेंगे. साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट कैंपस इन इंडिया. द सेंटर ऑन थर्सडे इशूड अ लेटर ऑफ इंटेंट to the University of Southampton, United Kingdom, to establish its campus in India, making it the first university to get LOI under University Grants Regulation for setting up foreign universities. ठीक है, क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? साउथ. ठीक है ना, साउथ इज ओके. एम्पटन, टन और एम्प लगाना है, एम्पलीफायर. साउथ एम्पटन यूनिवर्सिटी टू start campus in India. ठीक है ना, तो साउथ एम्पटन यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में कैंपस स्टार्ट करने वाली है. ये फर्स्ट बाहर की यूनिवर्सिटी बनी है इंडिया में जिसको लेटर ऑफ इंटेंट मिला है. ठीक है ना, सेंटर इशूड मतलब यूजीसी इशूड लेटर ऑफ इंटेंट दैट इज LOI to University of Southampton, United Kingdom. ठीक है ना, साउथहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम को मिला है, जो यूनाइटेड किंगडम का है. विल एस्टैब्लिश कैंपस इन इंडिया. ठीक है ना, टू स्टार्ट कैंपस इन इंडिया. फर्स्ट यूनिवर्सिटी to get LOI
under University Grants Commission UGC regulations for setting up foreign universities. ठीक है ना, तो पहली है जिसको मिला है फॉरेन यूनिवर्सिटी को लेटर ऑफ इंटेंट. यूजीसी के चेयरमैन जो हैं, दिस इज अ हलवा क्वेश्चन, राइट? सो यू शुड नो द मीनिंग, यू शुड नो हु इज यूजीसी चेयरमैन, और ये तो वैसे न्यूज में आते रहते हैं. तो एम जगादेश, ठीक है ना, देश के जगादेश कुमार, वेरी इजी. उसके बाद said the university is expected to start academic program in July 2025 and also that the degrees awarded by Indian campus will be the same as the host university. तो ये लिख लेंगे degrees awarded by Indian campus will be the same as in the host university. ठीक है ना. Professor Kumar also said that setting up of the campus will be beneficial for students in terms of extended course and study opportunities in the country, research, knowledge exchange, enterprise and engagement. ठीक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी आ रही है? साउथ, एम्पलीफायर से एम्प, टन से टन, ठीक है ना, तो टनाटन. अब यहाँ पे सबमेरीन अरीघाट set to add blast to nuclear tried. India's second nuclear power ballistic missile submarine INS Arighat was commissioned to service at Visakhapatnam. Now this is very very important. Okay, आज हमने बहुत important questions करे. India's second nuclear powered बैलिस्टिक मिसाइल एंड ऑल्सो अगस्त का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर जो है वो चला जाएगा, वर्किंग ऑन इट. ठीक है. इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमेरीन दैट इज INS Arighat was commissioned into service at Visakhapatnam. ठीक है ना. तो यहां पर वी आर गेटिंग सो मेनी फैक्ट्स. क्या फैक्ट्स हैं? सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमेरीन. व्हाट इज अ सबमेरीन? ठीक है, ब्लू है पानी पानी, ठीक है ना, पानी ब्लू है, वेरी गुड. अब पानी के नीचे कुछ घूम रहा होगा, दिस इज अ सबमेरीन. ये अटैक कर सकती है. अब तुम कहोगे भैया पानी के ऊपर से अटैक कर लो, बट इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अंदर चली जाती है, इधर उधर चली जाती है, ये रडार से भी डिटेक्ट नहीं हो सकती है, बट अगर बार आएगी तो डिटेक्ट हो जाएगी. अब ये डीजल पे भी चल सकती है और ये न्यूक्लियर पे भी चल सकती है. अब तुम कहोगे फिर न्यूक्लियर पे क्यों चला रहे हैं, डीजल पे क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर एनर्जी, डीजल तो भरवाने ऊपर बार आना पड़ेगा, न्यूक्लियर जो है वो बहुत टाइम के लिए एनर्जी करता है सेम वो, तो इसलिए न्यूक्लियर पावर होती है तो बार ऊपर नहीं आना पड़ता है. ठीक है, और उसकी आवाज भी कम होती है. जो डीजल वाली इंजन वाली वो होती है, सबमेरीन होती है, वो आवाज होती है, उसकी वाइब्रेशन होती है, तो वो डिटेक्ट हो सकती है. बट अगर न्यूक्लियर पावर्ड है तो वो डिटेक्ट नहीं होगी, राइट? सो हम नहीं चाहते कि दुश्मन जो है हमारी सबमेरीन डिटेक्ट करे, क्योंकि दुश्मन ने अगर हमारी सबमेरीन डिटेक्ट कर ली ड्यूरिंग वॉर तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर अगर हम उसके एरिया में घूमकर कुछ ढूंढ रहे हैं चीजों को तब भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा, नॉर्मल उसमें भी. तो दैट इज व्हाई न्यूक्लियर सबमेरीन्स आर रियली हेल्पफुल. तो ये हमारी सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमेरीन है जिसका नाम क्या है? अरीघाट. घाट बहुत सारे होते हैं, है ना, हरिद्वार में जाओगे तो घाट ही घाट है नहाने के लिए, और अरीघाट जो है एक और घाट आपको याद रखना है. ठीक है, कहाँ पे कमीशन हुई? विशाखापट्टनम में कमीशन हुई. ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इट जॉइंस द फर्स्ट सच सबमेरीन INS अरिहंत. तो INS अरिहंत इज द फर्स्ट सबमेरीन join first such submarine INS Arihant, which was commissioned देखो कमीशनड की स्पेलिंग मेरे से भी गलत हो गई, डबल एम और डबल एस है इसमें, ठीक है ना. कमीशनड in 2016.
कब कमीशन हुई है? 2016 में कमीशन हुई है, एंड दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमेरीन। सच सबमेरीन बोल रहे हैं, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमेरीन कौन सी है? INS अरिहंत। तो अरी दोनों में कॉमन है, ये अरिहंत है, वो अरिघाट है, ठीक है। तो हंत और घाट। उसके बाद अरिहंत विल फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज न्यूक्लियर ट्राइड, enhance न्यूक्लियर deterrence, ठीक है, play a decisive role. The technological advancement undertaken indigenously on this submarine make it significantly more advanced than predecessor. तो this is more advanced. Arighat is more advanced. Arighat more advanced. एडवांस्ड है, बहुत इंडिजीनियस। हमने इंडिजीनियस का मतलब जो हमने हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी बनी वो यूज करी है। INS अरिहंत वाज क्वाइटली कमीशन इनटू सर्विस इन 2016। इट हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6000 टन्स, ठीक है ना। तो ये है, इट हैज एंड इज पावर्ड बाय 83 MW pressurized light water reactor with enriched uranium. INS Arighat retains the same reactor and dimensions but has several technological upgrades. तो अब इसकी पावर्स के बारे में हमें बताया गया है, that is the third point. INS Arihant is powered by an 83 MW pressurized light water reactor with enriched uranium, ठीक है। INS अरिघाट retains the same reactor, ठीक है ना। और कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करें तो 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर विद एनरिच्ड यूरेनियम यूज कर रहे हैं, जो पावर कर रहा है इसको, ठीक है। नाउ द कंप्लीशन ऑफ द न्यूक्लियर ट्राइड वाज अनाउंस्ड इन November 2018 when Prime Minister Narendra Modi announced on social media that INS Arihant has returned from its first deterrent patrol. The advanced technology project began in 1980s and its first product Arihant was launched in 2009 by मनमोहन सिंह। सो यहाँ पर अबाउट द प्रोजेक्ट लिख लेते हैं, अबाउट द प्रोजेक्ट न्यूक्लियर ट्राइड announced the nuclear tried completed in 2018. Project began in 1980s, ठीक है ना। The third of these submarines, which is at advanced stage of construction, is said to be larger and more capable than the current two. INS Arihant is armed with so and so, ठीक है, ये बताया हुआ इनका पूरा। But the main thing is Arighat and Arihant, ओके। उसके बाद आगे चलेंगे तो अब्दुल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन है, अब्दुल गफूर। आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब्दुल गफूर नूरानी, ठीक है ना, ही वॉज एन एडवोकेट एंड राइटर, advocate turned writer, okay. So he was a renowned writer and a constitutional expert also. तो ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, right? So you should know he's a constitutional expert also, ठीक है। आगे चलेंगे, पोर्टल लॉन्च्ड फॉर रजिस्टरिंग सेक्सुअल हरासमेंट केसेस, तो किसने लॉन्च किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट has launched she box। क्या बोल रहे हैं इसको? she box। Now what is she box? A centralized portal or centralized website for registering and monitoring complaints of sexual harassment of women at workplace,
ठीक है ना। तो ये कंप्लेंट्स जो है, मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, दैट इज व्हाट शी बॉक्स इज मेंट फॉर, शी बॉक्स, right? It serves a centralized, what it serves as a centralized, serves as a centralized repository of information related to internal committees and local committees formed by government ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है शी बॉक्स, जिसके अंदर रिपोस्ट्री का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। दिस इज गोइंग टू बी अ कलेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होती है, मतलब किसी के काम की जगह पे अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए तो वो यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इंटरनल कमिटीज फॉर्म होती हैं, जो मतलब कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनकी अगर नंबर ऑफ वुमेन उनकी कंपनी में एक पर्टिकुलर ज़्यादा हो या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा हो, तो दे नीड टू हैव इट, ठीक है। अगर वहां पर नहीं है तो लोकल कमिटीज होती हैं जहां पर आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो, उसके ऊपर आए रखेंगे। नाउ दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट येस इट इज इंपॉर्टेंट कि रिपोस्ट्री है, इतना याद रखना है, ठीक है ना। बट शी बॉक्स करेगा क्या, वो क्या करेगा, एक आंख रखेगा, मॉनिटर करेगा कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये वेबसाइट लॉन्च करा है। SC प्रोटेक्ट जॉब्स ऑफ, अब क्या हुआ कि SC ST थे, ठीक है ना, अब वो डी कैटेगराइज हो गए, मतलब अब वो दे आर नो मोर SC ST, कुछ कास्ट और कैटेगरीज, तो अब क्या उनकी जॉब के अंदर उनको निकाल दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट है नहीं, ऐसे नहीं निकाल जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे प्रोटेक्टेड द जॉब्स ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक स्टाफर्स हु गॉट एम्प्लॉयमेंट ऑन शेड्यूल का शेड्यूल टाइप सर्टिफिकेट बट हुज कास्ट एंड ट्राइब्स वर लेटर डी शेड्यूल्ड, ठीक है ना। तो उनकी जॉब को प्रोटेक्ट किया है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही है JK में, मैंने ये इसलिए बताया आपको क्योंकि देखो SCO के अंदर अब पाकिस्तान हमें बुला रहा है, बट पाकिस्तान हमारे यहाँ पर डिस्टर्बेंस रखने में कोई भी छोड़, इज नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन इंडिया, तो हम क्यों जाएंगे वहां पर, राइट। सो उसके बाद इंडिया और चाइना होल्ड 31st WMCC। नाउ व्हाट इज इट, अब इसमें इंडिया एंड चाइना had a frank, constructive and forward-looking exchange of views on the situation along line of actual control to narrow down the differences and find an early resolution of the outstanding issues। तो इसके अंदर बीजिंग के अंदर हमने डिस्कशन करी है, देखते हैं अब क्या होता है आगे, ये भी नोट नहीं करना है। NSA अजीत डोवाल अराइव्स इन कोलंबो ऑन 2-day विजिट, क्यों गए हैं वहां पर, ठीक है ना। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इनिशिएटिव अटेंड करने गए। नेशनल सिक्योरिटी advisor, that is NSA, Ajit K. Doval went to Colombo to attend Colombo Security Initiative, that is CSC Initiative, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, CSC के अंदर सबसे पहले नए मेंबर्स आए हैं। कौन है नए मेंबर्स, ठीक है ना, मॉरिशस एंड बांग्लादेश, न्यू मेंबर्स। सेचल्स को ऑब्जर्वर मेंबर का स्टेटस दिया है, सेचल्स ऑब्जर्वर मेंबर स्टेटस। द 6th NSA लेवल मीटिंग वॉज होस्टेड इन मॉरिशस। उसके बाद इंडिया भी होस्ट करने वाला है। इसके मेंबर्स कौन है, इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स वेलकम्ड बांग्लादेश एज 5th मेंबर स्टेट, ठीक है ना। अब इसके अंदर और कौन मेंबर्स हैं, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका भी मेंबर्स हैं, मालदीव्स, श्रीलंका मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेटअप टू काउंटर
लिखेंगे ग्रुपिंग सेटअप टू काउंटर, grouping set up to counter China's growing influence in Indian Ocean region. इंडियन ओशन रीजन में जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, इंडियन ओशन रीजन में जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है चाइना की, उसको काउंटर करने के लिए ये मेंबर नेशंस बने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, इंपॉर्टेंट तो है, आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ करें। ऑन द कंट्रोवर्सी ओवर लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री पे हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था कि यूपीएससी ने पोस्ट निकाली लेटरल एंट्री के अंदर आप जिसको एक्सपीरियंस होता है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जो एक्सपर्ट होता है उसको अपॉइंट करते हो, एग्जाम नहीं कंडक्ट करते हो, इसके एग्जाम और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही होता है। अब ये कह रहे हैं कि मेरिट के अंदर, मेरिट के बेसिस पे मतलब एग्जाम कंडक्ट करके अपॉइंटमेंट होनी चाहिए इन इंडिया। दिस कमेंसमेंट कमेंस्ड इन ईयर 90 विद ब्रिटिश। तो यहाँ पर लिटरल एंट्री वाला लिखकर हम लिखेंगे जो पॉइंटर्स हमने पहले नहीं लिखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, 1858 ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इंडियन सिविल सर्विस टू सिलेक्ट ऑफिसर्स for administering the country। ठीक है ना, तो यूपीएससी का एक वो बन गया था 1858 में, ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट कर दिया था, फिर यूपीएससी आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। ठीक है ना, अब लेटरल एंट्री को उसके दोनों रीजंस हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं कुछ नहीं भी है। मेरिट सिस्टम के बेनिफिट्स बात करें हुए, एनएल सैट वालों के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने राइटिंग का कोर्स लिया हुआ है, मैंने उसके अंदर ये ऐड कर दिया है, उसमें ये पढ़ लेना। ठीक है, सो या दैट्स इट। अगर आपने अभी तक loggery.in विजिट नहीं किया तो कर लीजिए। मैंने आपका अगस्त के जो लेक्चर्स हैं वो डाल दिए हैं, दे हैव बीन अपलोडेड। और जुलाई के एमसीक्यूज पे काम स्टार्ट हो चुका है, ऐड होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो जुलाई अगस्त आपको मिल जाएगा फॉर प्रैक्टिस। एंड ऑल्सो टेल मी किसके उसको चाहिए कि जुलाई टू दिसंबर का भी वैसे ही बंडल बना दिया जाए जैसे जनवरी टू जून का बनाए, बट प्लीज आई वॉन्ट कूल पीपल टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, कूल एंड एडजस्टेबल पीपल, बिकॉज आई एम अ सिंगल टीचर हु इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लेक्चर्स एंड एमसीक्यूज, सो थिंग्स कैन बी डिलेड। ठीक है, अगर आपको ऐसा चाहिए होता है कि नहीं हर महीने की फर्स्ट डेट को ही, जैसे अगस्त खत्म हुआ और 1 सितंबर को ही सारा कुछ चाहिए, 15 सितंबर को ही सारा कुछ चाहिए, तो आप ये ग्रुप मत ज्वाइन करना। आप लोग जैसा जैसा जौन सा मंथ कंप्लीट होता जाएगा वो खरीदते रहना, बट जो अगर आप जुलाई टू दिसंबर का बंडल खरीदना चाहते हो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी एडजस्टेबल, बिकॉज आई एम अ सिंगल टीचर, आई कैन फॉल सिक, समवन इन माई फैमिली कैन बी नॉट वेल, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, या कुछ इमरजेंसी आ जाता है, कुछ खुशी का मौका भी आ जाता है, किसी की शादी है, सब कुछ, I have to go and attend, right? But if you are not cool, if you are super uncool and you know about yourself, then don't be part of it. You can then जो अलग अलग आपको वो मिल रहा है आप वो खरीद सकते हैं, right? So do share in the comments if you want to buy MCQs का बंडल, या फिर अगर आपको लेक्चर्स का बंडल चाहिए, राइट, क्योंकि उसके ऊपर ऑफ भी मिल जाता है। सो या दैट्स इट। बिफोर आई गो, प्लीज कॉमेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, एंड येस डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम and Instagram and our website also. Bye bye, take care. For all the links related to the content, current affairs content, check the description box. Bye.